हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम ग्रेविटेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ हमने दो प्लैनेट्स रखे हैं, एक है ब्लू प्लैनेट और एक है रेड प्लैनेट। ठीक है, ये जो ब्लू प्लैनेट है इसका जो रेडियस है वो है बी हमने यहाँ सबस्क्रिप्ट में बना दिया जस्ट फॉर रिप्रेजेंट दैट दिस इज़ द रेडियस फॉर द ब्लू प्लैनेट, और इसका जो मास है वो है MB। ठीक है इसी तरह से जो रेड प्लैनेट है इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो ब्लू प्लैनेट का हाफ है, यानी 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ ब्लू प्लैनेट, और जो मास है दैट इज ऑल्सो हाफ ऑफ मास ऑफ ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा प्लैनेट है, ये थोड़ा हमारा बड़ा प्लैनेट है, वो आपको दिख भी रहा है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आप यहाँ पर कहीं खड़े हैं। ठीक है, ये जो ब्राउन है इसे मैंने बना दिया कि चलिए आप खड़े हैं, चलिए अच्छा मैं ही खड़ी हूँ, आप नहीं है, मैं ही खड़ी हूँ। तो मुझ पर जो ये फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पर ये लगा रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो क्या है, FB इज इक्वल्स टू, FB इसलिए क्योंकि ब्लू प्लैनेट का फोर्स है तो हमें B लगा दिया, इज इक्वल्स टू GMB, मास है ब्लू प्लैनेट का, M मेरा मास है, एंड RB का होल स्क्वायर। RB क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास है, इसे यानी ब्लू प्लैनेट के सेंटर ऑफ मास से हमारे सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस। अब हमारे सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस है, ये हमारी जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये नेग्लेजिबल है, इसलिए हम लोग उसका केवल रेडियस ले रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, FB इज इक्वल्स टू GMBM अपॉन RB का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो रेड प्लैनेट पे अगर मैं खड़ी हूँ तो उस पर हमारे पास कितना फोर्स ये लगा रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो इसने क्या किया, इस रेड प्लैनेट का जो हमारे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है दैट इज FR इज इक्वल्स टू, R इज अगेन सबस्क्रिप्ट फॉर रेड प्लैनेट के जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर लगा रहा है वो क्या है, GMR M, M मेरा मास है, FR R मीन्स रेडियस ऑफ द रेड प्लैनेट एंड R इज द सबस्क्रिप्ट फॉर रेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ ये देखना है कि अगर आप इस पर खड़े हैं ब्लू प्लैनेट पर और अगर आप रेड प्लैनेट पे खड़े हैं तो दोनों की ग्रेविटेशन फोर्स में, ठीक है, ब्लू प्लैनेट से जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और रेड प्लैनेट पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं। भाई अब मेरा मास तो सेम रहेगा ब्लू प्लैनेट पे भी रेड प्लैनेट पे भी, मास तो मेरा चेंज होगा नहीं, चाहे हम किसी भी प्लैनेट पे चले जाएँ, चाहे अर्थ पे रहें, चाहे मार्स पे रहें, चाहे प्लूटो पे रहें, चाहे मून पे रहें, है ना। तो मास तो मेरा नहीं चेंज होने वाला, ना आपका चेंज होने वाला है। चेंज क्या हो रहा है कि भाई प्लैनेट्स के मास चेंज हो रहे हैं। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, मास ऑफ रेड प्लैनेट क्या है, वो हाफ ऑफ ब्लू प्लैनेट का मास है, तो हाफ ऑफ ब्लू प्लैनेट का मास हमने लिख दिया, मेरा मास तो वही रहेगा। रेडियस ऑफ रेड प्लैनेट क्या है, वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ ब्लू प्लैनेट है, रेडियस ऑफ ब्लू प्लैनेट लिख दिया। इसका स्क्वायर सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया कि G12MBM अपॉन 1/2 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या हो गया, FR इज इक्वल टू G12MBM अपॉन 1/4 RB स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये फ्रैक्शन था तो ये यहाँ पर आ गया 2। तो फोर्स ऑफ रेड प्लैनेट क्या हो गया, 2GMBM अपॉन RB स्क्वायर। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना, क्या है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका, बताइए, ब्लू प्लैनेट का, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ ब्लू प्लैनेट लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा है, फोर्स ऑफ रेड प्लैनेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ब्लू प्लैनेट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रेड प्लैनेट पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो मुझ पर लग रहा है वो क्या है, वो ब्लू प्लैनेट पे लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स का क्या है, डबल होगा। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब जो हमारा ये रेड प्लैनेट है वो हम देख रहे हैं वो ब्लू प्लैनेट से छोटा है ना, इसका मास भी कम है, इसकी रेडियस भी कम है। तो रेड प्लैनेट से लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो मुझ पर लग रहा है वो क्या है, वो ब्लू प्लैनेट के लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स से डबल है ना। रेड प्लैनेट छोटा है ब्लू प्लैनेट से, इसका मास भी कम है, तो ऐसा क्यों, स्ट्रेंज नो, है ना। चलो तो हम इसे समझ लेते हैं। पहली बात तो हमने ये देखा कि मास जो है वो रेड प्लैनेट का बहुत कम है, हाफ है, मास ऑफ ब्लू प्लैनेट का हाफ है,
रेड प्लैनेट का मास, है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है। लेकिन भाई प्लैनेट छोटा तो है, तो अब यहाँ पर हम केवल मास क्यों देख रहे हैं, हम वो डिस्टेंस भी तो देखें जो अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक आती है ना। तो वो क्या है, वो भी तो छोटी हो गई। और ये नंबर जो है वो क्या है, ये नंबर इस फॉर्मूले में आप देखिए ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। तो जब ये नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्या होगा, छोटी वैल्यू से आप जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या होगी, वो बड़ी आएगी। बात समझ में आ गई। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि जो रेड प्लैनेट है वो हमें ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो इसे एक और तरीके से समझते हैं। तो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, छोटा सा ऑब्जेक्ट, छोटा सा प्लैनेट, कुछ भी, टेक इट एनीथिंग, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि ये जो अर्थ है ये इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है। अरे भाई ये भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा ही है ना, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो हमने ये तो पढ़ा कि दोनों के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी अर्थ इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, ठीक है। पर कौन सा ऑब्जेक्ट किसको खींच रहा है, अब ये कैसे जाने। चलो तो मानो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, हमने कहा एक ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पर 500 न्यूटन का ए ऑब्जेक्ट मान लिया और इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसको हम ए ले लेते हैं और इसे हम बी ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी पर 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ओके। और बी जो है भाई वो भी इस पर 500 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ याद है आप लोगों को ना, दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही तो होता है ना। तो दोनों ही बॉडीज एक दूसरे पर क्या करेंगे, 500 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म में सेंटर ऑफ मास होगा, दोनों उस तरफ मूव करेंगी, यानी बॉडी ए भी अपने कंबाइंड फॉर्म में जो सेंटर ऑफ मास है उस तरफ मूव करेगी और बॉडी बी भी कंबाइंड फॉर्म में जो सेंटर ऑफ मास है उस तरफ मूव करेगी, ठीक है। इसी तरह से अर्थ और इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है, ठीक, मान लिया कि इसने जो है इस ऑब्जेक्ट पर 1 मिलियन न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने का, 1 मिलियन न्यूटन का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये ऑब्जेक्ट भी इस अर्थ पर क्या करेगा, 1 मिलियन न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ही यानी अर्थ और ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक सिस्टम के फॉर्म में आ गए। अब ये दोनों ही अपने जो कंबाइंड फॉर्म में एक सिस्टम बना उसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसकी तरफ मूव करेंगे। तो जो हमारी अर्थ है ना, आप अर्थ देख रहे हैं ना, ठीक, हमने तो यहाँ पे क्या देखा है कि हर एक चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ गिरती है। ये देखा है आपने कि आप कोई भी चीज़ उछालते हो वो नीचे चली आती है अर्थ की तरफ, कोई भी चीज़ है वो अट्रैक्ट करती है अर्थ की तरफ, है ना। पर आपने ये तो देखा नहीं कि अर्थ कभी ऊपर चली जा रही है ऑब्जेक्ट के पास, कि आपकी बॉल नीचे नहीं आई, अर्थ उड़ करके ऊपर चली गई, ऐसा तो है नहीं, है। तो होता क्या है कि ये जो दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, दोनों बॉडीज़ का, ठीक है, वो अर्थ के सेंटर ऑफ मास है, ये अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, वो अर्थ के सेंटर ऑफ मास से बहुत पास होता है, ठीक है, वो बहुत ही पास होता है। यानी ये अर्थ का सेंटर ऑफ मास अगर हम मान लें तो ये बहुत ही पास होता है, ठीक है। तो इनका कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास हो वो अर्थ के सेंटर ऑफ मास के बहुत पास है। तो अर्थ तो बहुत बड़ी है, बहुत हैवी है, मैसिव है ना, इन कंपैरिजन टू द अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो होता क्या है, जब अर्थ अपना ग्रेविटेशन फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रही तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाता है। पर अर्थ में इतना हल्का डिस्प्लेसमेंट होता है, इतना नेग्लेजिबल होता है कि वो हमें पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, होता है लेकिन बहुत ही नेग्लेजिबल होता है। वाई, बिकॉज अर्थ इज़ वेरी लार्ज और जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ के सेंटर ऑफ मास के बहुत करीब होता है, ठीक है। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं चलता।